Hello my lovely students, Kajal ma'am here. I hope you all are fine. Today I am going to teach you chapter number 1, Reproduction in Organisms, class 12 biology, NCERT. So first of all, reproduction is the fundamental characteristic of an organism. It is necessary for the existence of the species on the earth. So first let's see the lifespan and life cycle of an organism. These two phenomena are different from each other. So what is the lifespan? It is the time period from the birth to the natural death of an organism. Now pay attention here. Natural death. ओके दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंटल या डिजीज़ की वजह से डेथ होती है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. वी आर कंसिडरिंग द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जब से ऑर्गेनिज्म का बॉर्न होता है तब से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, उसका वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहेंगे. ओके और लाइफ साइकिल दैट मीन्स it describes the series of the stages that an individual organism passes through between the time it is conceived until the time it produces the offsprings of its own. That means कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसने कोई सपोज हम ह्यूमन बींग का एग्जांपल लेके देखते हैं. तो कोई ह्यूमन बींग में जब गैमेट प्रोड्यूस होता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा. जाइगोट में से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा. देन आफ्टर ये ऑफस्प्रिंग का ग्रोथ होगा. ओके वो चाइल्डहुड एडल्टहुड के स्टेजेस में से पास ऑन होगा. जब वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचेगा, रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेगा, तब वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फिर ये साइकिल अगेन रिपीट होगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो कोई भी स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए लाइफ साइकिल इज़ नेसेसरी. जब हम कोई एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, तो वो लाइफ स्पैन, तो हमने लाइफ स्पैन के बारे में बात की. बट जब हम लोग कोई स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई स्पीसीज़ है जिसकी कंटिन्यूटी अर्थ के ऊपर मेंटेन रहती है, तो इट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल. ओके जैसे कि अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो तभी ह्यूमन बींग्स थे और अभी भी ह्यूमन बींग्स हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लाइफ साइकिल. नो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता. यहाँ पे लास्ट लाइन में मैंने मेंशन किया, कंप्लीट नहीं आया है वो, बट कंप्लीट लाइन नहीं है, बट कंप्लीट लाइन ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सो वाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अ इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस द न्यू डॉटर सेल्स. नाउ दिस टू न्यू डॉटर सेल्स, टू और मोर देन टू, दिस न्यू डॉटर सेल्स आर लिव एज एन इंडिविजुअल. वो ग्रो करेंगे और एज ए इंडिविजुअल लीव करेंगे. तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल था वो डिवाइड होकर दो सेल बना और ये दो सेल जो थे अब वो एज ए इंडिविजुअल लीव कर रहे हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो इमॉर्टल है, बिकॉज जिसमें से दो सेल डॉटर सेल बने हैं वो अभी तक लिविंग है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट single celled organisms are immortal. Now the last second line, that is the lifespan of the organisms are not necessarily correlated with their sizes. Let's see how. So on the first page of this chapter it is given that there is a no large difference in the sizes of the mango tree and people tree. राइट, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री के साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. बट लुक एट दी लाइफ स्पान. द लाइफ स्पान ऑफ द मैंगो ट्री इट इज़ शॉर्टर दैन दी लाइफ स्पान ऑफ द पीपल ट्री. मैंगो ट्री की लाइफ स्पान है 300 ईयर्स और पीपल ट्री की लाइफ स्पान है 900 to 1500 ईयर्स. सो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ स्पान जो है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता नहीं है. इसी तरीके से हम देखें तो देखो पैरोट एंड क्रो, तो उसकी भी साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. बट क्रो की लाइफ स्पान है 15 ईयर्स, जबकि पैरोट की लाइफ स्पान होती है
80 to 140 ईयर्स एवरेज। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान भी मेंशन की है, जैसे कि रोज़ की लाइफ स्पान है 5 to 8 ईयर्स, राइस प्लांट की है 3 to 7 मंथ्स, बनाना ट्री की है 2 to 3 ईयर्स, बनियन ट्री की है 200+ ईयर्स। अगर 400+ ईयर्स लिखा हो तो भी सही है, बिकॉज बनियन ट्री की लाइफ स्पान जो होती है वो लॉन्ग होती है। हैव यू हर्ड अबाउट द ग्रेट बनियन ट्री इन इंडियन नेशनल पार्क? ओके, ये जो ग्रेट बनियन ट्री है उसकी लाइफ स्पान कुछ 400 ईयर्स से भी ज़्यादा है। जो बनियन ट्री होते हैं उसमें स्टेम पे से फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हो, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ओके, और उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है और फिर वहाँ से न्यू ब्रांचेस जनरेट होती है और न्यू प्लांट अराइज होता है। ओके, तो अगर आप ग्रेट बनियन ट्री जो है उसकी विज़िट करो तो ऐसा लगे कि जैसे वहाँ पे पूरा एक जंगल ही है। उसका जो मेन ब्रांच है वो डेड हो चुका है, बट उसके जो प्रॉप फ्रूट्स है उसमें से जो ग्रो हुए हैं प्लांट्स उसने बहुत लार्ज एरिया कवर अप किया है। अगर हम बटरफ्लाई की लाइफ स्पान देखें तो वो है 1 to 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई की है 30 डेज, डॉग की है 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स की है 40 to 50 ईयर्स, क्रोकोडाइल की है 60 ईयर्स, टॉर्टोइस की है 100 to 150 ईयर्स, काउ की है 22 to 25 ईयर्स एंड एलिफेंट की है 50 to 70 ईयर्स। So this is about the lifespan of the some organisms. So now let's come to the main topic, reproduction. So define of the reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. Okay, hence the word written is a similar. Okay, young ones को offsprings भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखा है, दैट मीन्स व्हाट कि ऑर्गेनिजम्स जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो सेम टू सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्लोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट मीन्स सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स से कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि सेम टू सेम। आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो बट नॉट सेम, सेम टू सेम नहीं दिखते, सिमिलर, यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दैट इज़ द जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं बट सेम टू सेम दिखते नहीं हैं, दे आर नॉन आइडेंटिकल। नाउ ऑफस्प्रिंग्स, दिस ऑफस्प्रिंग्स आर ग्रो, मैच्योर, इन टर्न प्रोड्यूसेस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज द साइकिल ऑफ द बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ओके, so we can say that the reproduction is enables the continuity of the species generation after generation. So this is the reason why it is necessary. अगर हम ऐसा सोचे कि रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज, न्यू स्पीसीज अराइज हुई, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, मैच्योर होगा, इन टर्म उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे नहीं, दैट मीन्स उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट? So this is the reason why it is necessary. It is necessary for the continuity of the species on the earth, for the existence of the species on the earth. Now the types of the reproduction. There are two types of the reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. Let's see what is the difference between these two. First, it is the definition. Sexual reproduction, it is a mode of reproduction in which two parents produces the gametes and the fusion of the gametes occurs. While asexual reproduction, it is the mode of reproduction that involves a single parent without the production of the gametes. इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल वन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते नहीं हैं। ओके, अगर गैमेट्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हम ये भी डिफरेंस बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है एंड एसेक्सुअल वन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, सो अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस
होते हैं, एसेक्सुअल वन में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सेक्सुअल वन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल बोथ, while into the asexual one it involves only one parent. ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल, while in asexual reproduction the offsprings are identical to the parents. Okay, why? Because hence only one parent it is involved in asexual one. तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर, क्योंकि जो मदर ऑर्गेनिज्म है उसी की बॉडी में से डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा रहेगा, सेम। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम टू सेम। जबकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखता है। और दूसरा ये भी है कि उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि एसेक्सुअल वन में नहीं होता। क्यों? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। सो द हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मदर एंड द हाफ क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द फादर, जिसकी वजह से ये दोनों जो जाइगोट बनेगा उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन मदर एंड फादर का जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन होगा। Okay, then the next point is meiosis process. Look, into the sexual reproduction the gametes are produced by the meiosis process. So meiotic division से gametes produce होंगे and then जब fusion होगा, जब fertilization होगा तब zygote बनेगा and zygote follows the mitosis process for the cell division. So hence we can say that the meiosis it is followed by the mitosis process into the sexual reproduction. पहले meiosis होता है, उसके बाद mitosis process फॉलो होती है। ओके, बट अगर हम लोग asexual reproduction की बात करें तो उसमें ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है, बिकॉज उसमें गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते, तो meiosis प्रोसेस भी होती नहीं है। नाउ फर्टिलाइजेशन, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एसेक्सुअल वन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल वन में फर्टिलाइजेशन होता है। Now genetic variation. So genetic variation that means what? That means कि जो उसका DNA है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है, या सिमिलर होता है बट सेम टू सेम नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब meiosis प्रोसेस होती है तब उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेगा, एंड दिस इज द रीज़न वाई द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, नॉट सेम, नॉट आइडेंटिकल। बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, नॉर्मली जनरली नहीं होता है, एक्सेप्ट म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होता है, अगर रैंडम म्यूटेशन होता है तो ही उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेगा, अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखता, जेनेटिक वेरिएशन दिखता नहीं है। नाउ द टाइम, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू इट। अब लेट्स अंडरस्टूड दिस विथ एन एग्जाम्पल। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में पोलिनेशन प्रोसेस होगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पोलिनेशन के थ्रू होगा, तो पहले पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। अब वो फ्रूट में से हम सीड लेंगे, उसको सॉइल में शूइंग करवाएंगे, उसके बाद उसमें से न्यू बेबी प्लांट जनरेट होगा। चलो, ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं एसेक्सुअल की। अगर हम सपोज वही सेम प्लांट का स्टेम कट करके उसको सॉइल में इंजेक्ट करते हैं, ओके, तो और उसमें से नीचे से रूट प्रोड्यूस होने लगेंगे और ऊपर से ब्रांचेस एंड लीव्स प्रोड्यूस होने लगेगा, राइट। अब फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन कंक्लूड दैट विच वन इज द लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक, तो एसेक्सुअल वन में टाइम कम लगेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा। Now the difference in the reproduction in unicellular and multicellular organism.
So there are 3 points about it. The first point is, in the unicellular organism, the reproduction occurs by the division of the entire cell. तो एक सेल डिवाइड होगा और उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा सेल बनेंगे, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे. सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है fission, budding, etc. While when we talk about the multicellular organism, they have a specialized reproductive organs, and therefore they have a complex reproductive methods. For example, vegetative propagation and spore formation, or it is also known as a sporulation. Okay. एंड अगर हम उससे भी ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो ऐसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे जैसे कि ह्यूमन बींग्स है या हायर प्लांट्स है, अदर एनिमल्स है, तो उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको कौन सा दिखेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट यूनिसेल्युलर के बारे में, सेकंड 2 पॉइंट्स आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. First 2 points are of the asexual reproduction, and the last one it is about the sexual reproduction. Now let's start. What is the asexual reproduction? Its advantages, disadvantages, and its type. Okay. So what is the asexual reproduction? That we have already discussed in the difference between. चलो one more time. So asexual reproduction involves only one parent, only single parent. Offsprings are identical. That means they are physically, morphologically, and genetically same. So that we can say that the offsprings are the exact copies of their parents. They are the Xerox copies, and hence they are known as a clones. So what do you mean by clones? Clones, that means morphologically and genetically same organisms, same offsprings. We observe the asexual reproduction in both unicellular as well as multicellular organisms. Look, इसके एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो एडवांटेजेस ये है कि एक तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सेकेंड थिंग कि अगर आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, अगर सपोज़ फार्मर के वहाँ कोई क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसके अंदर उसकी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और वो चाहता है कि आगे भी ये सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट ही ग्रो हो, तो उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ गुड. क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन आएगा नहीं, तो सेम टू सेम स्पीसीज मिलेगी. मतलब कि अगर हम लोग केसर मैंगो का ट्री है और उसी में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के न्यू मैंगो ट्री का ग्रो करवाए, तो ऑब्वियस उसके ऊपर केसर ही आएगा, आफूस नहीं आएगा. तो सेम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. देन हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग कोई प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाते हैं हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जेनेटिक चेंज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर हम लोग बनाते हैं, अगर उसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम ही चाहिए, अगर पोलिनेशन के थ्रू हुआ रिप्रोडक्शन तो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ सकता है. बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो हमको वो हाइब्रिड स्पीसीज सेम टू सेम मिलेगी. तो हमने हाइब्रिड क्यों बनाया है? नेक्स्ट जनरेशन सेम चाहिए, इसीलिए बनाया है, राइट. तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा रहता है? हेल्पफुल रहता है. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. सो fission, fragmentation, budding, regeneration, vegetative propagation, and spore formation are the types of the asexual reproduction. From that, the fission, it is further divided into 2 types: binary fission and multiple fission. And budding is also divided into 2 types: external budding and internal budding. Okay, let's see these types in detail. So first one is the fission. Fission, that means the simple meaning of the fission is division. Into this, the parent cell, it is divided into 2 or more than 2 cells. It is occurs into the unicellular organism. It occurs in any plane into the amoeba. जैसे कि सेल डिवीजन कोई भी प्लेन से होगा अमीबा में, या तो फिर ये डिवीजन पर्टिकुलर प्लेन से भी हो सकता है. कैसे? लेट्स सी लेटर.
फिजन के दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, जिसमें से हम लोग अभी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन में सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, इक्वल हाफ्स के अंदर वो डिवाइड होता है और 3 स्टेप्स फॉलो करता है। ओके, तो वो कौन से 3 स्टेप है? तो फर्स्ट स्टेप है, लुक एट हियर, द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज डिवाइड्स। तो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो एक में से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। देन आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज फॉलोड, तो सेकेंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। एंड देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इनवेजिनेट होगी और 2 सेल सेपरेट हो जाएंगे। सो these 3 steps are followed into this. Again I am repeating, first is nuclear division, then cytoplasmic division, and then separation of the 2 cells by the invagination of the plasma membrane. Okay, so अब जो मैंने पहले पॉइंट बोला था आपको कि डिवीजन 3 तरीके से होता है, या तो कोई भी प्लेन से, तो जैसे कि वो इरेगुलर बाइनरी फिजन हुआ जो अमीबा में होता है, एट एनी प्लेन, कोई फिक्स नहीं होता। फिर या तो वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स फिजन मतलब कि हॉरिजॉन्टली, जैसे कि आपको पैरामीशियम में मैंने शो किया है। हाँ, स्टेप सेम ही तरीके से फॉलो हो गए, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेपरेशन। ओके, तो लुक एट हियर, बट ये कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। और ये थर्ड वन दैट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, तो उसमें वर्टिकली फिजन होगा। तो लुक एट हियर, यूग्लिना का आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। यूग्लिना के पास देखो यहाँ पे एक फ्लैजेला है, तो जब डिवीजन होगा तब 2 फ्लैजेला हो जाएगी, और वर्टिकल डिवीजन होगा और 2 यूग्लिना सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है। नाउ लेट्स सी दी मल्टीपल फिजन। सो दिस वन इज द मल्टीपल फिजन. Multiple fission can occurs into some algae, protozoans and true slime molds. Okay, but in your book the example of the amoeba is given. So let's see what will happen into the amoeba. Amoeba generally divides by the binary fission. They reproduce by the binary fission, but when the unfavorable condition is there, at that time under the unfavorable conditions amoeba produces by the multiple फिजन. तो चलो उसके स्टेप्स देखते हैं. तो यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देखो तो फर्स्ट डायग्राम में स्पेरिकल शेप है, और अमीबा का तो शेप स्पेरिकल होता नहीं है, राइट, वो तो अनइवन शेप है. तो उसका तो ये स्पेरिकल शेप कैसे हुआ? तो सबसे पहले यही होगा कि अमीबा जो है वो अपना स्यूडोपोडिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉन कर लेगा और ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप का हो जाएगा. ओके, स्पेरिकल शेप का होने के बाद वो 3 लेयर सिक्रेट करेगा. ये 3 लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग वो उसको सराउंडिंग अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखेगा. ये जो 3 लेयर का कवरिंग बना, दिस इज नोन एज सिस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनसिस्टेशन. Process is known as encystation. Okay, so it secretes the 3 layered hard covering which is called as cyst, and this phenomenon is termed as encystation. Okay, चलो अब जब अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी, एट दैट टाइम इट स्टार्ट्स डिवीजन. तो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा और उसमें से मैनी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन. कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन सेम स्टेप फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और उसके अराउंड जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म टुगेदर हो जाएगा और उसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी. सभी न्यूक्लियाई के पास ये सेम प्रोसेस होगी. ओके, तो सबसे पहले अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा और मैनी न्यूक्लियाई बनेंगे. उसके अराउंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तो साइटोप्लाज्म एवरी न्यूक्लियाई के पास टुगेदर हो जाएगा. उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी. यहाँ तक हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन. देन आफ्टर व्हाट विल हैपन? द सिस्ट ब्रस्ट, सिस्ट का ब्रेकडाउन होगा एंड द बेबी माइन्यूट अमीबास आर रिलीजेस. दिस माइन्यूट अमीबास आर ऑल्सो नोन एज अ स्यूडोपोडियोस्पोर्स. राइट, ये माइन्यूट अमीबा को स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोला जाता है, इन शॉर्ट स्पोर्स भी बोला जाएगा. तो ये जो स्पोर्स रिलीज हो रहा है, ये रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पोर्युलेशन. ओके,
स्पोर्स की सूडोपोडियोस्पोर की रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पोरियोलेशन। सो मल्टीपल फिजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बडिंग। In budding, the parent organism divides into two unequal parts. The new individual develops as outgrowths or buds. Look at here. हाइड्रा का डायग्राम देखो, जो सेकेंड वन है, इन सेकेंड वन, तो लुक एट हियर, दिस वन इज द बड। तो बॉडी की सरफेस के कोई पार्ट में सेल डिवाइड होने लगते हैं। सेल डिवाइड होने की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं, एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ अपीयर होता है, और ये आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? बड। ओके, तो ये क्या हो गया? बड। दिस वन इज द बड। अब ये बड क्या करेगा? साइज में ग्रो करेगा, देन उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा एंड बेबी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। लुक एट ईयर्स इन सेकेंड डायग्राम, अभी भी स्टिल ये अटैच्ड है, और फिर ये अपने पेरेंट्स से अपने या तो अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं या तो पेरेंट्स से अपना कॉन्टेक्ट लॉस कर देते हैं और एज अ इंडिविजुअल लीव करते हैं। ओके, अब देखो कि यहाँ पे आपको यीस्ट का एग्जाम्पल भी दिया है, तो यीस्ट में भी देखो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और यहाँ पे देखो न्यू सेल बन रहा है, न्यू बड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, बड फॉर्मेशन होने के बाद इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा और ये न्यू यीस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि हाइड्रा मल्टीसेल्युलर है। दैट मीन्स बडिंग दोनों में हो सकता है, यूनिसेल्युलर में भी एंड मल्टीसेल्युलर में भी। अब ये लास्ट वाला डायग्राम देखो, तो देखो यहाँ पे आपको चेन दिखेगी यीस्ट की। दैट मीन्स या तो वो सेपरेट हो जाएंगे या तो वो अटैच्ड रहेंगे, दोनों तरीके से रह सकते हैं। अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो एज ए इंडिविजुअल लीव करेंगे, या तो फिर अटैच्ड फॉर्म में ही रहेंगे। बर्ड्स के दो टाइप्स हैं, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। तो एक्सटर्नल बडिंग जो हमने यहाँ पे हाइड्रा में देखा, दैट इज़ द एक्सटर्नल बडिंग, बॉडी के आउटसाइड आउटग्रोथ होना, दैट इज़ द एक्सटर्नल बडिंग। और अगर बॉडी के इनसाइड ग्रोथ होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल बडिंग। लुक एट हियर, दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी इंटरनल बडिंग। तो ये जो है, जो आपको अंदर किसी, ये एक स्पॉन्ज का डायग्राम है जिसमें आपको स्पॉन्ज में इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग जेम्यूल्स बोलते हैं। तो ये जेम्यूल्स है। ओके, तो उसमें इंटरनल बर्ड प्रोड्यूस हो गए, इंटरनल जेम्यूल्स प्रोड्यूस हो गए, और उसके बाद वो जेम्यूल्स ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएंगे, जो आपको ये पिक्चर में शो किया है। ओके, और ये जेम्यूल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसमें से न्यू स्पॉन्ज ग्रो हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज asexual reproductive structures. Okay, so in your book 4 structures are given. The first one is zoospores. Zoospores are the microscopic motile structures, or you can say that the microscopic motile spores. Example is Chlamydomonas. Look at here. यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, आर नोन एज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के थ्रू ये स्पोर्स लोकोमोशन करेंगे और ये फ्लैजेला उसको मोटिलिटी देगा, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। मोटाइल दैट मीन्स मूवेबल, जो मूवमेंट कर सकता है, जो लोकोमेट कर सकता है, वैसा एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। ओके, एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। तो सेकेंड वन इज नॉन मोटाइल कॉनिडिया, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है। ओके, मतलब कि ये स्पोर्स जो है वो मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कर सकते। उसको अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र होना है तो उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे कि वाटर है या एयर है एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैंने पेनिसिलियम नोटाटम का पिक्चर आपको शो किया है। सो इन पेनिसिलियम नोटाटम यू लुक एट हियर, ये डायग्राम में ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जो पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंजाई के साथ अटैच्ड है, ये है नॉन मोटाइल कॉनिडिया स्पोर्स। ये जो स्पोर का प्रोडक्शन होता है ये एक स्पोर्युलेशन प्रोसेस है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग स्पोर्युलेशन बोलेंगे, या तो फिर हम लोग उसको स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। ओके,
तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्पोर्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो अनफेवरेबल कंडीशन में एज इट इज़ रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, बट जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स जो है वो कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द बर्ड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी. तो बर्ड में आपको हाइड्रा का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिया है. तो और सेकंड वन है जैम्यूल्स, वो है इंटरनल बर्ड्स जो स्पॉन्जीज में देखने मिलते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट्स. तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू होता है. तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं. तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है रनर. तो रनर आपको किस में दिखते हैं, मिंट में दिखते हैं, जो स्टोलॉन्स टाइप होते हैं. स्टोलन टाइप्स होते हैं, मतलब ये एक स्टेम्स है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं. अगर आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा हो तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में आपको रनर्स दिखेंगे, मिंट के प्लांट में भी आपको रनर्स दिखेंगे. सेकेंड वन है राइजोम. तो राइजोम आर दी रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एडवेंटेटियस रूट्स भी बोल सकते हैं, जो आपको जिंजर में दिखेगा, टर्मेरिक में दिखेगा, जिसमें राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा. लीफ बर्ड्स यू कैन सी इनटू द ब्रायोफाइलम. तो ब्रायोफाइलम में नोचिस होते हैं, वहाँ पे नोचिस में से लुक एट हियर, ब्रायोफाइलम में इस तरीके के नोचिस होंगे और वहाँ से न्यू बर्ड प्रोड्यूस होंगे एंड दिस बर्ड्स आर कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट. नेक्स्ट वन है ट्यूबर इन पोटैटो. तो लुक एट हियर, दीज आर दी ट्यूबर्स इन पोटैटो. तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब ट्यूबर्स है. ये ट्यूबर्स में से न्यू पोटैटो का प्लांट ग्रो कर सकते हैं. पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, भले ही वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, अंडरग्राउंड मिलता है, बट इट इज़ अ स्टेम मॉडिफिकेशन. ओके, तो ये पोटैटो ट्यूबर में से भी न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है, जिसको हम लोग आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं या फिर आइस बर्ड्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट है ऑफसेट. तो यहाँ पे आइकॉर्निया में ऑफसेट का एग्जांपल आपको दिया है. तो ऑफसेट क्या है, तो वो एक बेबी शूट पार्ट है, न्यू रिप्रोडक्टिव, सेम जो पेरेंट के जैसा ही हो, सेम टू सेम वैसा. तो आइकॉर्निया जो होता है जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी बोल सकते हैं, वो ऑफसेट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. इट इज़ अ शूट पार्ट ऑफसेट, और वो जेनेटिकली सेम पेरेंट के जैसा ही होता है. वो तो एसेक्सुअल वन है तो ऑब्वियस है सब में जेनेटिकली स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा. अब आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया है अबाउट दी बंगाल टेरर. तो अगर आइकॉर्निया की बात करें या फिर हम उसको वाटर हाइसिंथ भी बोल सकते हैं, उसकी बात करें तो वाटर हाइसिंथ जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है. सबसे ज़्यादा सक्सेसिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है प्लांट किंगडम के, जो सबसे फास्ट रैपिड रिप्रोड्यूस होते हैं. अप्रोक्स 9 डेज के अंदर या वीक के अंदर ये डबल हो जाते हैं. ओके, एक्चुअली दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल वायलेट कलर्ड फ्लावर्स, और इसी की वजह से इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इनटू द वेस्ट बंगाल. ओके, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट उसका इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ था, और उसके बाद वो एक टेरर बन गया इंडिया के लिए. क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये जो प्लांट्स है वो इतना रैपिडली ग्रो होते गए. अब ये क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑक्सीजन चाहिएगा, और ये एक एक्वाटिक प्लांट है तो वो वाटर में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टेकअप कर लेते हैं. तो अपने ग्रोथ के लिए वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टेकअप करेंगे, जिसकी वजह से दूसरे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फ़िश है, क्रैब्स है, अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगी, बिकॉज उनको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था. और ये इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ रीड ऑफ दिस. उसको हम लोग ईज़िली हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन हम ईज़िली नहीं ला सकते. तो वीडीसाइड, इसके लिए जो वीडीसाइड फाइंड आउट की थी वो वीडीसाइड से ये किल तो होते थे, बट इतनी सारी वीडीसाइड बनाना पाउडर फॉर्म में उसको स्प्रे करना इट इज़ नॉट पॉसिबल.
तो फिर उसके लिए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको स्विच ऑन करना पड़ा, जैसे कि उसको ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो उसको अनदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, जैसे कि उसमें से ग्रीन मैन्योर बनाए गए, फर्टिलाइज़र्स हम बोल सकते, ग्रीन मैन्योर्स बनाए गए और उस तरीके से उसको यूज़ किया गया। ये अगर इरिगेशन वाले वे में फंस जाते हैं तो आगे जाके वाटर सप्लाई में भी फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होने लगी थी, तो फार्मर्स ने उसको दूसरे वे में यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ग्रीन मैन्योर में उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, ऑर्नामेंटल प्लांट फ्लावर्स के लिए उसका सेलिंग स्टार्ट किया। इस तरीके से उसकी जो ग्रोथ थी उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज बल्बिल इन एगेवा प्लांट। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बल्बिल। तो बल्बिल क्या है, जैसे ऑफसेट है, रनर्स है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वैसे बल्बिल भी एक बल्ब टाइप रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। Okay, let's see the next one is the fragmentation process. It's very easy. Into this, the multicellular organism divides into the fragments, and each fragment it is developed into a new individual. Okay, look at the example, look at the picture. The first picture is about the स्पायरोगायरा। तो देखो स्पायरोगायरा के 3 फ्रेगमेंट के अंदर वो कन्वर्ट हुआ और हर एक फ्रेगमेंट में से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पायरोगायरा ग्रो हो गया। तो मतलब कि कोई भी फ्रेगमेंट है उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर ग्रो हो जाएगा। सेकंड पिक्चर देखो तो उसमें आपको प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे प्लेनेरिया भी 3 फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और एवरी फ्रेगमेंट जो है वो बाकी का पोर्शन जो है वो ग्रो कर लेता है और एज ए न्यू इंडिविजुअल लीव करता है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजनरेशन प्रोसेस। So regeneration is the natural process of the replacing or restoring the damaged, missing cells, tissues, organs, and even entire body parts to full function in the plants and animals. Okay. Look, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, replacing और restoring. Okay. आगे जो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंटेशन वाला एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल रीजनरेशन का भी है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन इज द टाइप ऑफ वी कैन से दैट द फ्रेगमेंटेशन इज द टाइप ऑफ रीजनरेशन। ओके, हम फ्रेगमेंटेशन को रीजनरेशन बोल सकते हैं पर रीजनरेशन को फ्रेगमेंटेशन नहीं बोल सकते। तो अगर दोनों में सेम ही एग्जाम्पल है तो ये दोनों डिफ़र कैसे हुए? डिफ़र इस तरीके से हुए कि अगर हम रीजनरेशन की डिफाइन देखें तो उसका मतलब है कि रिस्टोरिंग द डैमेज्ड पार्ट और रिप्लेसिंग द डैमेज्ड पार्ट। तो अगर प्लेनेरिया की बात करें तो अगर उसका कोई फ्रेगमेंट कट हुआ तो वो फ्रेगमेंट ने क्या किया, बाकी का पार्ट जो था, बाकी की बॉडी का पार्ट वो रिस्टोर किया। तो इस तरीके से हम उसको रीजनरेशन भी बोल सकते हैं। बट अगर उसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि लिज़ार्ड की टेल अगर कट कर दे या कोई रीज़न से कट हो जाती है तो वो अगेन फिर से न्यू ग्रो हो जाती है, न्यू टेल लिज़ार्ड में ग्रो हो जाती है, राइट। तो इसको हम लोग रीजनरेशन तो बोल सकते हैं बट फ्रेगमेंटेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं वो लिज़ार्ड को बीच में से कट कर दूँ, राइट, अगर उसको सेंटर में से कट किया जाए, 2 पार्ट कर दिए जाए तो वो लिज़ार्ड की डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स उसका ऊपर का जो बॉडी का पार्ट है वो नीचे का पार्ट ग्रो नहीं कर पाएगा या नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट नहीं ग्रो कर पाएगा, तो हम उसको फ्रेगमेंटेशन नहीं बोल सकते। बट उसकी जो टेल अगर कट कर दे तो न्यू टेल ग्रो हो जाती है, तो हम उसको रीजनरेशन ज़रूर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन दोनों डिफरेंट फिनोमेनन है। ओके, आई होप you enjoyed this lecture and you also liked it. If you have any doubt then comment on this video and I will give you reply. In next lecture we will discuss about the sexual reproduction. We will discuss how the sexual reproduction is better than the asexual one. Okay, thank you.